अध्याय 51। नीरज की हार एक शर्त। नकुल शॉ के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो? दोनों की बहस से अन्य परिवारों के लोग उन्हें तिरस्कार से देखने लगे। लेकिन वहां मौजूद कई लोग ये भी जानते थे कि अलका शॉ नीरज शॉ की प्रशंसा करता था और नीरज शॉ ने ही अलका शॉ को न्योता दिया था। इसलिए अलका शॉ सिर्फ नीरज शॉ की प्रशंसा ही नहीं करता था, बल्कि वह उनके प्रति आभारी भी था। अलका शॉ, तुम दोनों एक ही संप्रदाय के शिष्य हो, इतना शांत क्यों नहीं रहते? निशा शॉ ने कहा। नहीं। अलका शॉ का चेहरा लाल से सफ़ेद हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नकुल शॉ पर टिकी हुई थीं। मैं शर्त लगाता हूं कि भाई नीरज जीतेंगे। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? जाहिर तौर पर अलका शॉ को नीरज शॉ पर पूरा भरोसा था। क्यों नहीं, मैं शर्त लगाता हूं कि न केवल सिद्धार्थ ग्रिफिन जीतेगा, बल्कि वह 20 चालों के भीतर भी जीत जाएगा। नकुल शॉ हंसा। क्या? मंडप में मौजूद अन्य लोगों ने अविश्वसनीयता से नकुल शॉ की ओर देखा। वर्तमान स्थिति से नीरज शॉ और सिद्धार्थ ग्रिफिन के बीच जीत हार का अनुपात 5-5 का था। नकुल शॉ में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? अच्छा, हारने वाले पक्ष को दूसरे व्यक्ति से माफी मांगनी होगी। अलका शॉ की आंखों से लगभग आग निकल रही थी। जरूर। दूसरी ओर नकुल शॉ अभी भी शांत थे। मंच के बीच में नीरज शॉ ने एक बार फिर अपनी शैडोज सटेप का इस्तेमाल किया और सिद्धार्थ ग्रिफिन के चारों ओर मंडराने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी परछायां नष्ट हो गईं। सुनहरा आकृति एक बार फिर प्रकट हुई और अत्यधिक गति के साथ सिद्धार्थ ग्रिफिन के निचले शरीर की ओर बढ़ी। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने एक पैर का कौशल दिखाया और नीरज शॉ के पैर को पीछे धकेल दिया। फिर से रोक दिया। नीरज शॉ दंग रह गया। मुझे विश्वास नहीं होता, उसने कसम खाए। नीरज शॉ को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी उसकी शैडोज सटेप को तोड़ सकता है, और प्रतिद्वंद्वी का कौशल स्तर उससे भी कम था। एक बार फिर सिद्धार्थ ग्रिफिन उसी जगह पर भावहीन होकर खड़ा था। कभी कभी नीरज शॉ का मुकाबला करने के लिए कुछ कदम चलता था। नीरज शॉ ने शैडो सटेप को अधिकतम तक पहुंचाया और न केवल उसके हमले सिद्धार्थ ग्रिफिन से चूक गए, बल्कि सिद्धार्थ ग्रिफिन ने भी जवाबी हमला किया, जिससे उसे डरकर चकमा देना पड़ा। अगर उसका कौशल सिद्धार्थ ग्रिफिन से अधिक नहीं होता तो वह पूरी तरह से दब जाता। नीरज शॉ की गति कौशल का सिद्धार्थ ग्रिफिन पर कोई असर नहीं हो रहा है। आशु शॉ और इस्मीन शॉ ने अविश्वास से नकुल शॉ की ओर देखा। निशा शॉ और तनु शॉ ने एक बार फिर उत्सुकता से कारण पूछा। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने एक सुनने का कौशल प्रशिक्षित किया है, जो हवा को सुनकर प्रतिद्वंद्वी के हमले के रास्ते और स्थिति का पता लगा सकता है। ये तथ्य कि नीरज शॉ पहले हमला कर रहा है कोई खतरा नहीं है, नकुल शॉ ने समझाया। दूसरों ने देखा और उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ ग्रिफिन के कान हिल रहे थे। अगर कोई करीब से नहीं देखता तो उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन नकुल शॉ की बाईं आंख से यह आसानी से देखा जा सकता था। उन्होंने पाया कि सिद्धार्थ ग्रिफिन के कान नीरज शॉ की स्थिति की ओर मुड़ गए, जिसका मतलब था कि नीरज शॉ का कौशल सिद्धार्थ ग्रिफिन को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं कर सका। भाई नीरज अभी भी जीतेंगे, लेकिन ये सिर्फ समय की बात है, अलका शॉ ने कठोरता से कहा। इस समय दोनों ने 5 कठिन वार किए। जब उन्होंने 5वीं चाल पूरी की तो सिद्धार्थ ग्रिफिन पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और 6ठी चाल पर उसने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। स्मॉल क्लाउड वेन हैंड्स। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने एक बार फिर नीरज शॉ के हाथों को रोका और उसी समय उसने नीरज शॉ की बांह को पकड़ने के लिए अविश्वसनीय गति और सटीकता का इस्तेमाल किया। नीरज शॉ ने तुरंत सिद्धार्थ ग्रिफिन के हाथ को हिलाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। यहां तक कि जब उसने ऐसा किया तो उसकी बांह पर एक खूनी पंजे का निशान रह गया। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने जो भी कौशल सीखा था वह शिखर स्तर या उससे ऊपर पहुंच गया था, और अलका शॉलों के 6ठे रैंक कौशल के साथ भी वह इसे रोक नहीं पाया। सिद्धार्थ ग्रिफिन नियंत्रण के मामले में एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। सबसे कम मात्रा में शक्ति का उपयोग करके वह सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। उस हमले ने अभी अभी नीरज शॉ के एक तंत्रिका बिंदु को मारा। नकुल शॉ की बाईं आंख ने पूरे दृश्य को पूरी तरह से देखा। क्लाउड चेस फुट। इस बार सिद्धार्थ ग्रिफिन ने पहले हमला किया और उसने एक अज्ञात सटेप स्किल का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि वह पीछे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वास्तविकता में यह इसके विपरीत था। इस कौशल की गति तेज नहीं थी, लेकिन यह बेहद अजीब लग रहा था और हर कदम में असीमित अंतर्दृष्टि थी। नकुल शॉ के दृष्टिकोण से वह कौशल एक गति कौशल नहीं था, बल्कि शतरंज खेलने का एक तरीका था। मैंने ऐसा कौशल कभी नहीं देखा। सभी दर्शक अपना सिर हिला रहे थे। हालांकि यह तेज नहीं था, इसकी अजीबता ने नीरज शॉ को लड़खड़ा दिया। ब्रेकिंग विंड फिंगर। डर में नीरज शॉ ने अपने सबसे मजबूत कौशलों में से एक का उपयोग किया। शक्तिशाली उंगली सिद्धार्थ ग्रिफिन की ओर एक असंभव रास्ते पर जाती हुई लग रही थी। उंगली का कौशल और गति कौशल चमत्कारिक रूप से एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन उसी समय नकुल शॉ ने वन विद द स्काई की भावना महसूस की।
ये किस तरह की स्थिति है? नीरज शॉ की पुतलियां सिकुड़ गईं। सिद्धार्थ ग्रिफिन के जवाबी हमले ने उसे एक अज्ञात भावना दी। प्रतिद्वंद्वी के हाथ में गहरी गहनता प्रतीत होती थी। तोड़ो! नीरज शॉ ने चिल्लाया और हमले को रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। सिद्धार्थ ग्रिफिन का आंकड़ा 4 से 5 कदम पीछे खटखटाया गया। उसी समय नीरज शॉ ने एक हम्फ दिया क्योंकि उसकी दाहिनी बांह ने सारी भावना खो दी और शक्तिहीन होकर नीचे गिर गई। देखने वालों ने अपनी सांस रोक ली। सिद्धार्थ ग्रिफिन का हमला बस बहुत अजीब है। वहां मौजूद कुछ लोग यह नहीं समझ पाए कि क्या हुआ था, केवल थोड़ी मात्रा में लोगों ने कुछ देखा। पेड़ के नीचे वह कुछ मार्शल आर्ट को एक साथ मिलाने में सक्षम है। वह किस तरह का प्रतिभाशाली है? एक चांदी की आकृति ने गहराई से पूछा। इसमें होली मार्शल आर्ट्स की गहनता प्रतीत होती है। वह उतना सरल नहीं लगता जितना वह दिखता है। दूसरी चांदी की आकृति ने संदिग्ध रूप से कहा। यह कैसे हुआ? नीरज शॉ के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। लड़ाई की शुरुआत से यह पहली बार था जब ये स्पष्ट था कि उसने निचला हाथ रखा था। दोनों ने अब तक केवल 7 वार किए थे। 10 चाल सिद्धार्थ ग्रिफिन। क्या ये कहावत कभी नहीं टूट सकती? स्पेशल क्लाउड फिंगर। नीरज शॉ ने गहरी सांस ली और आखिरकार अपनी हत्या की चाल चली। हाउलिंग टाइगर फिस्ट। सिद्धार्थ ग्रिफिन भावहीन रहा और उसने वास्तव में एक मध्यम रैंक की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। इस क्षण सिद्धार्थ ग्रिफिन की मुट्ठी से एक गर्जन आती हुई प्रतीत हुई। पेंग! उंगली और मुट्ठी एक दूसरे से भारी रूप से टकराए और हवा का एक झोंका 5 से 6 मीटर के दायरे में सब कुछ उड़ा ले गया। नीरज शॉ ने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी एक धातु की गेंद की तरह थी जो बेहद तेजी से कंपन कर रही थी। सभी उंगली कौशल एक बिंदु में अपनी ऊर्जा को संघनित करते हैं और हालांकि नुकसान बेहद शक्तिशाली था, खतरे भी अधिक थे। उदाहरण के लिए, स्टार फिंगर को प्रशिक्षित करना बेहद खतरनाक था। कोई भी छोटी दुर्घटना नकुल शॉ की उंगली को तोड़ सकती थी। सिद्धार्थ ग्रिफिन की मुट्ठी में एक अराजक और शक्तिशाली कंपन था। तेंग! नीरज शॉ को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। ये पहली बार था जब उनमें से किसी ने हार के संकेत दिखाए थे। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने तुरंत मुट्ठी कौशल, हथेली कौशल, पैर कौशल का उपयोग करके उसे बंद कर दिया। वे सभी शिखर स्तर पर थे। 7वीं चाल, 8वीं चाल, 9वीं चाल। नीरज शॉ पूरी तरह से दबा हुआ था और उसके शरीर पर चोटें देखी जा सकती थीं। अगर नीरज शॉ का कौशल स्तर अधिक नहीं होता तो आदान प्रदान ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। आखिरकार ये 10वीं चाल थी। 10वीं चाल। सबने अपनी सांस रोक ली। क्लाउड ब्रेकिंग द हेवेंस। नीरज शॉ ने अपनी सारी शक्ति अपनी उंगली में डाल दी। उंगली ने आकाश में एक बैंगनी नीली चमक छोड़ दी। बहुत मजबूत। देखने वाले प्रतिभाशाली लोग चौंक गए। इस उंगली की शक्ति मेरे वन लाइन स्टार फिंगर के करीब है। नकुल शॉ का चेहरा थोड़ा बदल गया। दिलचस्प। सिद्धार्थ ग्रिफिन हल्के से मुस्कुराया और एक हल्की सांस ली। जैसा कि उसने ऐसा किया, एक गहरा भूराची दिखाई दिया। गठित ची की मात्रा छठे रैंकर्स की सीमा को पार कर गई। उसने ये कैसे किया? स्वीपिंग द विंड एंड क्लाउड्स। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने अपने लबादे को हिलाया और बिजली की आवाज के साथ उसके नीचे के पत्थरों को टुकड़ों में काट दिया गया, जो तुरंत एक भंवर बन गए। उसके लबादे की वह आकस्मिक लहर हवा को परेशान करती हुई लग रही थी। ये सबसे शक्तिशाली चाल थी जिसका सिद्धार्थ ग्रिफिन ने इस्तेमाल किया था। बूम! 2 तीव्र चालें भारी रूप से टकराईं, जिससे एक लघु बवंडर बन गया जो ऊर्जाओं के संघर्ष से तुरंत फट गया। केवल 2 धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं और वे धूल से ढकी हुई थीं। दर्शक लकड़ी के मुर्गों की तरह थे। मजबूत, बहुत मजबूत। सबने एक ठंडी सांस ली। इन दोनों की तुलना में इससे पहले की हर लड़ाई बच्चों के खेलने जैसी थी। यह विश्वास करना मुश्किल है कि ये लोग केवल छठे रैंक के हैं। अंत में ऊर्जा मार्शल मास्टर स्तर के अनंत रूप से करीब थी। महत्वपूर्ण मेहमानों ने अधिक चीजें देखी थीं और समझा था कि मार्शल मास्टर कितने भयानक थे। हुटिल्ड! नीरज शॉ का आंकड़ा कांप उठा, फिर उसने एक मुंह खून थूका क्योंकि वह नीचे गिर गया। प्लॉप! उसने अपने एक हाथ का उपयोग खुद को जमीन से ऊपर धकेलने के लिए किया। डर और अनिच्छा का भाव अभी भी उसके चेहरे पर मौजूद था। हार गया। वह न केवल हार गया, बल्कि उसे 10 चालों में हरा दिया गया। 10 चाल सिद्धार्थ ग्रिफिन। क्या यह नहीं टूट सकता था? भाई नीरज कैसे हार सकते हैं? अभी सिर्फ 10 चालें हुई हैं। अलका शॉ ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। नीरज शॉ उसका भगवान था। 10 चालों में हार गया। नकुल शॉ खुद हैरान था। उसने सोचा था कि नीरज शॉ हार जाएगा, लेकिन 10 चालों में नहीं। इस समय अन्य सभी लोग उसे इस तरह घूर रहे थे जैसे वह किसी तरह का जानवर हो। चैप्टर 52 नकुल मेकिंग हिज मूव। नीरज शॉ हार गया था। बाकी लोग तुरंत नकुल को घूरने लगे। एक बार फिर उसके अनुमान सही साबित हुए थे। हालांकि जिस तरह से नीरज शॉ हारा, नकुल ने वैसा नहीं सोचा था। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो नकुल? तुम्हें भाई नीरज के बारे में ऐसी बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। आशु शॉ ने अपनी भौहें सिकुड़ीं।
आखिरकार वे सभी एक ही परिवार से थे और नीरज शॉ के हारने से यहाँ मौजूद सभी लोगों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। बड़े मुंह वाला, अलका शॉ ने कड़वाहट से कहा, मानो नीरज शॉ की हार नकुल की भविष्यवाणी के कारण हुई हो। क्या तुम इसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो? नकुल मुस्कुराया, उसने अपना सिर हिलाया और ठंडक से कहा, क्या तुम हमारी शर्त भूल गए जिसमें हारने वाले पक्ष को दूसरे व्यक्ति से माफ़ी मांगनी पड़ती है? शर्त? माफ़ी? अलका शॉ का चेहरा तुरंत जम गया। मैं हारने के लिए तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस बेशर्म कृत्य के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, अलका शॉ ने अपमान से कांपते हुए कहा। हारना मतलब हारना होता है। नकुल ने तिरस्कार से देखा। अगर तुम में इतना कौशल है तो तुम क्यों नहीं जाकर सिद्धार्थ ग्रिफिन को चुनौती देते? अगर तुम उसकी 10 चालों को रोक सकते हो तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, अलका शॉ ने नफरत से कहा। चूंकि नीरज शॉ 10 चालों तक टिक पाया था, इसलिए उसे नहीं लगा कि नकुल उससे बेहतर कर पाएगा। सिद्धार्थ ग्रिफिन की आंखें युवा पीढ़ी पर घूमी और अंत में वे नकुल पर आकर रुक गईं। क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगे? शॉ परिवार के अन्य प्रतिभाशाली लोग हैरान रह गए। यहाँ तक कि अलका शॉ, जो बहस के बीच में था, वह भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ ग्रिफिन नकुल को चुनौती दे रहा है, तो उसके हैरानी के भाव घमंड में बदल गए। ठीक है, जैसा कि तुमने चाहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितनी चालों को रोक सकता हूँ, नकुल ने चंचलता से कहा, अलका शॉ की ओर देखते हुए। हालांकि नकुल के देखने मात्र से ही अलका शॉ के रोंगटे खड़े हो गए, फिर भी उसने जवाब दिया, अगर तुम 10 से ज्यादा चालों तक टिक सकते हो तो मैं तुमसे सचमुच माफ़ी मांगूंगा। इस बार उसने 10 चालों तक टिकने के लिए नहीं कहा, बल्कि 10 से ज्यादा चालों तक टिकने के लिए कहा। आखिरकार सिद्धार्थ ग्रिफिन को 10 चाल सिद्धार्थ ग्रिफिन कहा जाता था। 10 चालें बहुत कम हैं, कम से कम 30 नहीं 50 चालें, नकुल ने लापरवाही से कहा, पीछे एक समूह को दंग छोड़ते हुए। उसका आत्मविश्वास कहाँ से आया? घमंडी। नीरज शॉ, जो लौट रहा था, उसने उसकी बातें सुन लीं और उसका चेहरा काला पड़ गया। अगर वह नंबर 1 शॉ शिष्य हार गया था तो और किसका मौका था? मंच के बीच में नकुल धीरे धीरे सिद्धार्थ ग्रिफिन की ओर चला और कहा, नकुल आपसे लड़ने के लिए यहाँ है। मेरा अंतर्ज्ञान गलत नहीं हो सकता, मेरा मानना है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे सच्चे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, सिद्धार्थ ग्रिफिन ने शांति से कहा। तुम अभी अभी लड़े हो, मैं तुम्हें ठीक होने के लिए 10 सांसें देता हूं, नकुल ने शांति से कहा। घमंडी। दर्शकों के बीच चर्चा छिड़ गई। क्या उसने गलत दवा खा ली है? क्या सिद्धार्थ ग्रिफिन को उससे लड़ने के लिए ठीक होने की जरूरत है? बस तमाशा देखो। अन्य प्रतिभाशाली लोग कसम खा रहे थे और कोस रहे थे। हा मंडप के अंदर अलका शॉ की आंखों से आंसू आ रहे थे। जल्द ही दर्शकों का ध्यान सिद्धार्थ ग्रिफिन पर प्रत्याशा से लौट आया। आखिरकार सिद्धार्थ ग्रिफिन ने नीरज शॉ से लड़ने के बाद एक भी सांस नहीं ली थी। ठीक है, सिद्धार्थ ग्रिफिन ने नकुल को गहराई से देखा और अपनी ऊर्जा को ठीक करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। क्या? देखने वालों को सदमा लगा। अलका शॉ के चेहरे पर मुस्कान जम गई। नीरज शॉ के चेहरे पर उदासी छा गई। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने नकुल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? सिद्धार्थ ग्रिफिन स्पष्ट रूप से अपनी चरम अवस्था में नकुल से लड़ने जा रहा था। 1 सांस, 2 सांसें, 3 सांसें। सिद्धार्थ ग्रिफिन के ठीक होने के दौरान पूरी तरह से सन्नाटा था। आखिरकार 10 सांसें बीत चुकी थीं। सिद्धार्थ ग्रिफिन धीरे धीरे खड़ा हुआ और यह स्पष्ट था कि वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका था। 10 सांसें, तुम सच में सामान्य नहीं हो, सिद्धार्थ ग्रिफिन ने नकुल को गहराई से देखते हुए कहा। इससे पहले सिद्धार्थ ग्रिफिन हमेशा एक सामान्य अवस्था में रहा था और उसने नीरज शॉ से लड़ने तक ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की थी। चूंकि वह एक उच्च रैंक के किसी व्यक्ति से लड़ा था, उसने अधिक ऊर्जा खर्च की थी। सिद्धार्थ ग्रिफिन समझ गया कि उसे अपनी चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए 10 सांसें चाहिए और संयोग से ये वही समय था जो नकुल ने उसे दिया था। सटीकता ने सिद्धार्थ ग्रिफिन को दंग कर दिया और वह गंभीर हुए बिना नहीं रह सका। ये शुरू हो गया है। नकुल बिल्कुल भी घबराया हुआ महसूस नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसे प्रत्याशा महसूस हुई। लाइटली माइक्रो स्टेप। उसने अपनी फुर्तीली गति का उपयोग किया और वह हमला करने वाला पहला व्यक्ति था। लाइटली माइक्रो स्टेप एक उच्च रैंक की मार्शल आर्ट थी, लेकिन जब लाइटली फ्लोटिंग फेरी के साथ इसका उपयोग किया गया तो यह चरम रैंक की मार्शल आर्ट के बराबर थी। नकुल ने जो भी कदम उठाया वह हल्का और फुर्तीला था, जैसे कि वह हवा के साथ मिल गया हो। एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स। नकुल ने कोई दिखावटी चाल चलने की कोशिश नहीं की और उसने बस एक साधारण मुक्का मारा। वह जानता था कि सिद्धार्थ ग्रिफिन की इंद्रियां उसी पीढ़ी के लोगों से कहीं ज्यादा थीं, दिखावटी चालें उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स, मध्यम रैंक की मार्शल आर्ट, चरम स्तर। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने भी एक ऐसे कौशल का प्रदर्शन किया जो चरम स्तर पर पहुंच गया था और दोनों भारी रूप से टकराए। होंग। आपस में टकराती मुट्ठियों से एक शॉकवेव पैदा हुई।
नकुल की मुट्ठी का सामना करते हुए सिद्धार्थ ग्रिफिन केवल कांप उठा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। सिंह, नकुल ने हवा में घूमने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया और उसने एक बार फिर हमला किया। ब्रेकिंग विंड फिंगर, स्मॉल क्लाउड एक्यूपंक्चर पॉइंट। सिद्धार्थ ग्रिफिन की आंखें तेज थीं क्योंकि उसने चरम स्तर की 2 मध्यम रैंक की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। नकुल ने उसका मुकाबला करने के लिए अभी भी एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स का इस्तेमाल किया। टोंग टोंग, इन वारों को सहते हुए नकुल ने अपनी बांह को सुन्न महसूस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ ग्रिफिन द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 कौशल एक दूसरे के पूरक थे, और जब उसने अचानक अपना कौशल ब्रेकिंग विंड फिंगर से स्मॉल क्लाउड एक्यूपंक्चर पॉइंट में बदल दिया तो नकुल को अप्रस्तुत पकड़ा गया। स्मॉल क्लाउड एक्यूपंक्चर पॉइंट विशेष रूप से तंत्रिका बिंदुओं पर वार करते हैं और शरीर को मजबूत करने की तकनीकों के प्रति एक निश्चित प्रतिकार प्रभाव डालते हैं। एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स, पीछे हटने के बजाय नकुल ने हमला किया। सिद्धार्थ ग्रिफिन हैरान था, उसने नहीं सोचा था कि मेटल वॉल टेक्निक इतनी मजबूत है कि उसके स्मॉल क्लाउड एक्यूपंक्चर पॉइंट का लगभग कोई असर ही नहीं हुआ। क्लाउड चेस सटेप, तुरंत सिद्धार्थ ग्रिफिन पीछे हट गया, जिससे देखने वाले डर से अपने जबड़े छोड़ गए। सिद्धार्थ ग्रिफिन के पीछे हटने के अपने कारण थे। पहला, नकुल उसके स्मॉल क्लाउड हैंड कौशल से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। दूसरा, नकुल की मुट्ठी में आभा और शक्ति उसकी उम्मीदों से ज्यादा थी। एंग्री ड्रैगन फिस्ट, नकुल की मुट्ठी एक अग्नि ड्रैगन की तरह थी जो उस पर हमला करने आई थी। इस मुट्ठी का स्तर चरम स्तर से ज्यादा हो गया था। अगली 2 चालों के लिए सिद्धार्थ ग्रिफिन पूरी तरह से दब गया था। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि उसके पास क्लाउड चेस सटेप था, जो बेहद अजीब और अप्रत्याशित था, जिससे उसे तेजी से भागने की अनुमति मिली। क्लाउड चेस सटेप, लाइटली माइक्रो सटेप, उनमें से एक अप्रत्याशित था जबकि दूसरा फुर्तीला था। दोनों आकृतियों ने और वार किए। गति और फुर्ती के मामले में नकुल का पलड़ा भारी था, लेकिन सिद्धार्थ ग्रिफिन का क्लाउड चेस सटेप बस बहुत अप्रत्याशित था, जैसे कि यह एक कौशल नहीं बल्कि एक जाल था। जब सिद्धार्थ ग्रिफिन कुछ कदम आगे बढ़ा तो हो सकता है कि वह नुकसान में रहा हो, लेकिन यह उसके लिए अंदर से हमला करने का एक जाल भी हो सकता था। छठी चाल, 7वीं चाल। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू कर दिया। नकुल ने जानबूझकर अपनी बाईं आंख का उपयोग नहीं किया और इसी वजह से उसे कुछ बार वार लगे, लेकिन चूंकि उसकी मेटल वॉल टेक्निक चरम चौथे स्तर के बजाय 5वें स्तर पर थी, इसलिए उसने सभी नुकसान को रोक दिया। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने भी महसूस किया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मुश्किल था। उसकी अपनी इंद्रियां मार्शल मास्टर्स के बराबर थीं, लेकिन उसे पता चला कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। 1 या 2 बार जब सिद्धार्थ ग्रिफिन ने नकुल के शरीर पर वार किया तो ऐसा लगा जैसे वह एक धातु की ईंट पर मुक्का मार रहा था। इससे वह बेहद हैरान हो गया। नकुल सच में मुश्किल था। सबसे पहले, नकुल की प्रतिक्रियाएं और लड़ाई की सहजता बेहद तेज थी। दूसरे, उसकी गति और मुट्ठी रक्षा कौशल सभी शक्तिशाली थे। जब तक सिद्धार्थ ग्रिफिन नकुल के महत्वपूर्ण अंगों पर वार नहीं करता, नकुल को कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता। इसके अलावा नकुल तेज था। जब उसने पहले राजू लैम्बर्ट के साथ लड़ाई की थी तो उसने पहले ही साबित कर दिया था कि उसकी गति शीर्ष स्तर की थी, और इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ग्रिफिन को लगा कि नकुल और भी तेज हो सकता है। इन्हीं कारणों से नकुल भी कभी कभी पीछे हटता था। 8वीं चाल, 9वीं चाल। देखने वाले सभी दंग रह गए थे। शुरुआत से लेकर अब तक किसी ने भी सिद्धार्थ ग्रिफिन के साथ 10 से ज्यादा वार नहीं किए थे। आशु शॉ ने 6 वार किए और राजू लैम्बर्ट ने 7 वार किए। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा कौशल वाले नीरज शॉ को भी 10 चालों में हरा दिया गया था। इस समय नकुल ने 9 वार किए थे। ये 10वीं चाल के करीब आ रहा था। सिद्धार्थ ग्रिफिन की आंखें बिजली की तरह थीं क्योंकि उनमें लड़ने की इच्छाशक्ति बढ़ गई थी, और उसने तुरंत क्लाउड चेस सटेप और कुछ अन्य कौशलों का उपयोग किया। चरम स्तर के मध्यम रैंक के कौशलों में एक साथ उपयोग किए जाने पर अकल्पनीय शक्ति होती थी। स्टार फिंगर, नकुल ने तुरंत अपनी उंगली में अपनी ची को संघनित किया और कुछ बार वार किया। टोंग टोंग टोंग, हर उंगली धातु के बोर्डों को भेद सकती थी। नकुल की आंखों के नीचे हर उंगली तेज, सटीक और शक्तिशाली थी। 9वीं चाल, 10वीं चाल। दोनों के लड़ने की आवाज़ों के अलावा कुछ और नहीं सुना जा सकता था। स्वीपिंग द क्लाउड एंड विंड्स। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने अपने लबादे को हिलाया और उसके पैरों के नीचे की चट्टान की एक परत हर दिशा में बाहर भेजी गई। ये वही चाल थी जिसने नीरज शॉ को हराया था। तीसरा स्टांस, स्टार फिंगर। नकुल की उंगलियों ने हवा को भेद दिया, पीछे एक नीला निशान छोड़ दिया जैसे कि यह एक उल्कापिंड था। असंभव, उसकी स्टार फिंगर तीसरे स्तर पर कैसे हो सकती है? नीरज शॉ ने चिल्लाया। सो तेज उंगली सिद्धार्थ ग्रिफिन के लबादे से टकराए। हुओंग गगग, धूल धीरे धीरे जम गई। 10वीं चाल हो चुकी थी। 2 आकृतियां अगल बगल खड़ी थीं, उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था।